नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम रियल बाजार में और मैं हूं आपकी होस्ट तुलिका। रियल बाजार में हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की। रियल बाजार की उन तमाम जानकारियों से आपको रूबरू कराते हैं ताकि आप एक स्मार्ट खरीदार बन सके। तो आज की इस कड़ी में हम आपको बताएंगे नक्शा पास होने के दौरान होने वाली दिक्कतों के बारे में। बिहार बिल्डिंग बायलॉज 2014 के आने के बाद उन लोगों के चेहरे खिल उठे जिन लोगों ने मकान बनाने की प्लानिंग की थी। दूसरी तरफ रियल एस्टेट में तेजी आने के आसार बने थे, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो सका। बिहार बिल्डिंग बायलॉज 2014 में कई ऐसे प्रावधान हैं जो नक्शा पास कराने की राह में अभी भी बाधक हैं। 12 दिसंबर 2012 को सरकार के एक आदेश के बाद पूरे बिहार में नए नक्शे पर रोक लगा दी गई, जो 2.5 साल तक लागू रही। इस बीच ना तो कोई निजी मकान बना और ना ही अपार्टमेंट। पूरे रियल एस्टेट बिजनेस पर इसका असर पड़ा। आनन फानन में आपने ये हवाला देते हुए बिल्डिंग का सैंक्शन रोक दिया कि हम नया बायलॉज बनाएंगे, तब तक के लिए ये रोक रहेगा। और ऐसा नहीं था कि पुराना बायलॉज भी बना हुआ था बिल्डिंग उस समय। इसका मतलब ये तो नहीं कि जो पुराने बायलॉज पे बिल्डिंग बनी सब इलीगल है, आज तक वैसी बात नहीं है। इसका तरीका ये होना चाहिए था कि पहले आप मास्टर प्लान बनवा लेते, उस मास्टर प्लान पे आधार करके आप बायलॉज बना लेते और तब उसको लागू करते, तो पुराना वाला बायलॉज अपने आप वो डिफंक्ट हो जाता, नया बायलॉज प्रभावी हो जाता। लेकिन सब पता नहीं किस हड़बड़ी में या किस दिमाग से ये काम किया गया, आपने सारी प्रक्रिया को रोक दिया पहले तो। उसके बाद हल्ला हंगामा चला तो आप दिखाने के लिए एक बायलॉज ले आए, जबकि उस बायलॉज का कहीं कोई मतलब इसलिए भी नहीं है कि आज अगर सरकार खुद चाहे नक्शा सैंक्शन करना तो वो भी नहीं कर सकती, क्योंकि अभी तक मास्टर प्लान नहीं आया जिस पर बायलॉज आधारित है। बिल्डिंग एक्टिविटी इन द सेंस ऑफ हाई राइज पिछले 2.5 साल से टोटल बंद है। मीन कोई भी नए बिल्डिंग का सैंक्शनिंग नहीं हुआ, तो नेचुरली हाई राइज बिल्डिंग पिछले 2.5 साल से बंद है। रही बात छोटी बिल्डिंगों की G+1 और 2, तो वो भी 1 साल से ठप पड़ा हुआ है, जिसका असर अगर आप सर्वे करें सीमेंट कंजम्पशन ऑफ बिहार, स्टील कंजम्पशन ऑफ बिहार, चिप्स मेटल कंजम्पशन, सैंड कंजम्पशन एंड प्लस द बैंक से अगर आप पूछें कि विगत 2-2.5 साल में व्हाट इज़ द डिक्लाइन रेशियो ऑफ हाउसिंग लोन, तो इट इज़ शॉकिंग 80%। 2012 से 2014 के बीच नक्शा पास पर रोक लगने के कारण मध्यम वर्गीय लोग घर नहीं बना सके, जिसके कारण हाउसिंग लोन के प्रतिशत में भी भारी गिरावट आई। वहीं बड़े बड़े अपार्टमेंट का काम रुक गया, जिससे बिहार के रियल एस्टेट बाजार में मंदी आई। इन सबों के बावजूद सरकारी भवनों का निर्माण जारी रहा, क्योंकि सरकार ने सर्कुलर जारी कर 12 दिसंबर 2012 के आदेश से इसे अलग रखा। यहाँ पर सरकार नियम अपने लिए कुछ और रखती है और जनता के लिए कुछ और है। सरकार का ये कहना है कि आपकी ज़रूरत से हमें कोई लेना देना नहीं है, आप बिल्डिंग बनाते हैं तो इस शहर का स्काई लाइन और ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, सर्विसेज, हम बिल्डिंग बनाते हैं तो इसका कोई असर नहीं है। जो कि शायद ही पहला ही प्रदेश होगा, ये तो जहाँ पर तानाशाही होती है या राजतंत्र चलता है वहीं इस तरह का चीज़ आप कर सकते हैं। एक डेमोक्रेसी में तो इस तरह की चीज़ सोच से भी परे है। तो इन्होंने क्या किया कि बाकी सबको तो रोक दिया, सारे जनता को, कि आपके बिल्डिंग सैंक्शन अभी नहीं हो सकती जब तक कि नया बायलॉज नहीं आएगा। और आप खुद पुराने बायलॉज पे बिल्डिंग बना भी लिए और किसी तरीके से आपने उसको सैंक्शन भी करा लिया, जबकि रोक भी आप ही ने की थी। किसी भी शहर को व्यवस्थित करने के लिए मास्टर प्लान को बनाया जाता है और उसको सही ढंग से लागू कराने के लिए बिल्डिंग बायलॉज, जबकि पटना के केस में बिल्डिंग बायलॉज पहले आ गया और मास्टर प्लान आने की प्रक्रिया में है। देखिए, मास्टर प्लान किसी भी शहर की एक योजना होती है कि शहर का एक्सपेंशन किस दिशा में हो, किस तरीके से हो, सड़कें कहाँ कितनी चौड़ी रखी जाएं, और एक वर्गीकरण होता है कि जो व्यावसायिक उपयोग है या रेसिडेंशियल उपयोग है
या पब्लिक यूज़ है या इंडस्ट्रियल यूज़ है, वो जोनिंग होता है कि वो कहाँ कहाँ होगा, एयरपोर्ट कहाँ होगा, हमारा रोड का सिस्टम कैसा होगा। तो वो ये मास्टर प्लान बताता है और एक उसकी योजना बनती है और वो कई वर्षों तक के लिए बनती है, 30 साल 50 साल उस तरीके से मास्टर प्लान बनता है। और उस मास्टर प्लान को मूर्त रूप देने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कि लोग उससे गाइडेड हों, वो एक गाइडलाइन जो होता है वो बाइलॉज है। बाइलॉज मास्टर प्लान पर आधारित होता है। जिस जगह का जैसा मास्टर प्लान है उसको रेगुलेट करने के हिसाब से बाइलॉज बनाए जाते हैं, जो कि बिल्डिंग और लैंड डेवलपमेंट के संदर्भ में नियम कानून की बात हम लोग करते हैं। तो बाइलॉज तो जब भी अगर प्रभावी होगा या लाया जाएगा तो मास्टर प्लान के बाद ही हो पाएगा। तो दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि मास्टर प्लान के बिना बायलॉज का कोई मतलब नहीं होता और इसकी वजह से लोग जो हैं, जो घर बनाना चाहते हैं, अपार्टमेंट लेना चाहते हैं, उन्हें कई तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके विषय में आपको जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ पर फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभी तक हमने आपको दिखाया कि नक्शा पास कराने में किन किन दिक्कतों का सामना एक खरीदार को करना पड़ रहा है। नक्शा पास कराने के लिए बायलॉज है जिसके आधार पर नक्शा पास होता है। 2014 में नया बायलॉज भी बना जो मदद कर सकता था नक्शा पास कराने में। बावजूद इसके ये दिक्कतें अभी भी बरकरार हैं। नए बिहार बिल्डिंग बायलॉज 2014 के तहत नक्शा पास कराने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। निजी मकान बनाने के इच्छुक लोग नगर निकाय या जो लोग ग्रामीण इलाकों में हैं, वो पंचायत निकाय द्वारा इनरोल्ड आर्किटेक्ट से नक्शा बनवा सकते हैं। नगर विकास के साइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है। बिल्डिंग बायलॉज पूरे बिहार के लिए लागू हो चुका है, उसका नोटिफिकेशन भी हो चुका है। और अब एक प्रावधान था कि जितनी भी निकाय हैं, चाहे वो नगर निगम हो, नगर परिषद हो, नगर पंचायत हो, उन सबों को आर्किटेक्ट्स को इम्पैनल करने की एक प्रक्रिया, एक प्रावधान इस एक्ट में था। तो वही प्रक्रिया अभी चल रही है। कई जगहों पर इम्पैनलमेंट का प्रोसेस चल रहा है। अब इसमें अड़चन ये आ रही है कि इतने सारे यूएलबीज़ हैं, सब जगह एक वास्तुविद को जाना है, जाके अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद चीज़ों को सत्यापित करना है, और जब वो वहाँ इनरोल हो जाएगा तो वो निकाय एक लिस्ट जारी करेंगे। वही लोग नक्शे पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, उसको अनुमोदित कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। तो जब आप कोई एक छोटा ज़मीन या कोई भी प्रोजेक्ट अगर करना हो तो एक आम आदमी को सबसे पहले चाहिए कि वो पता करे कि उस निकाय में वो उनकी ज़मीन नगर निगम में है, नगर परिषद में है, नगर पंचायत में है या अन्य किसी निकाय में है। वो पता करने के बाद वो वेबसाइट पे उपलब्ध है कि उस क्षेत्र के लिए कितने वास्तुविद या इंजीनियर या सुपरवाइजर्स ये अधिकृत हैं, उनमें वो वास्तुविद के पास जाए और वास्तुविद के पास जाके विधिवत बायलॉज के अनुसार जो उसका नक्शा बनाएंगे, सारे फॉर्म्स वगैरह फिलअप कराएंगे और उसके बाद वो नक्शा उस निकाय में जमा हो जाएगा। नए बायलॉज में नक्शा सैंक्शनिंग की 3 स्तरीय व्यवस्था की गई है। सबसे पहले इंजीनियर या सुपरवाइजर द्वारा नक्शा बनाया जाता है। इसके बाद निकायों द्वारा लिस्टेड आर्किटेक्ट द्वारा उस नक्शे का अनुमोदन किया जाता है और सबसे अंत में निकाय के अधिकारी जांच के बाद नक्शे को पास कराते हैं, यानी अधिकारी सैंक्शनिंग अथॉरिटी हो चुके हैं। जबकि 2009 के पूर्व आर्किटेक्ट सैंक्शनिंग अथॉरिटी हुआ करते थे। सपोज कीजिए कि मेरा छोटा सा एक प्लॉट है, 1 कट्ठे या 2 कट्ठे का, तो आप इंजीनियर के पास भी जा सकते हैं, आप एक ड्राफ्ट्समैन के पास भी जा सकते हैं। अगर आपका प्लॉट साइज़ छोटा है, 500 स्क्वायर मीटर से कम है, नक्शा वो बनाएंगे, लेकिन रिकमेंडेशन होगा आर्किटेक्ट के मार्फत ही, आर्किटेक्ट या टाउन प्लानर। ठीक है। तो हुआ क्या कि जिसने नक्शा बनाया वो तो अपने ढंग से बनाया, ठीक, वो नक्शा फिर मेरे पास आया, तो बिफोर रिकमेंडेशन मैंने भी जो नियम है उस सारे को चेक किया, तो सेकंड स्टेज ऑफ चेकिंग हो गया। फिर जब जमा किए तो प्राधिकार के अधिकारियों ने भी उसको चेक किया, तो देयर इज़ 3 स्टेज ऑफ चेकिंग। ये बहुत अच्छा चीज़ है, मतलब 3 स्टेज में बहुत
कम चांसेस रहता है कि कहीं पर कोई त्रुटि निकले। अब ये तीनों एजेंसी का फिर काम है सुपरविज़न का भी, जिसने नक्शा बनाया, जिसने रेकमेंड किया और प्राधिकार जिसने सैंक्शन किया। ये तीनों का ड्यूटी है कि समय समय पर जाकर साइट का निरीक्षण करें और उसका विवरण रिकॉर्ड में लगाएं। नक्शा पास कराने की 3 स्तरीय व्यवस्था से जहां अवैध निर्माण पर रोक लगेगा, वहीं पूरी प्रक्रिया पारदर्शी भी होगी। सरकार इस दिशा में सख्त दिख रही है। 2012 के पूर्व बहुत से बिल्डिंग पर कोर्ट के आदेशों से सरकार की जहां एक ओर साख गिरी, वहीं रियल एस्टेट बाजार में भी प्रतिकूल असर देखने को मिला। आने वाले दिन में नगर विकास विभाग एक ऑनलाइन सबमिशन करने वाला है नक्शे का। जैसे अभी तो मैनुअल चल रहा है, अब होगा कि मैनुअल तो देना ही है, बट आपको लोड करना होगा साइट पे उस नगर निकाय के, और उसमें टाइम पीरियड्स बना हुआ है कि आज मैंने जमा किया तो 2 दिन या 3 दिन के अंदर जेई स्थल निरीक्षण करेगा और अपना रिपोर्ट डालेगा। 1 सप्ताह के अंदर एई नक्शे को जांच करेगा, अगर उसमें कुछ संशोधन चाहिए तो उससे रिलेटेड आर्किटेक्ट या ओनर को बुलाकर उसमें संशोधन करा के फिर अपलोड करेगा। लाइक विदिन 60 डेज मैक्सिमम नक्शा पास होकर निकल जाएगा। ये ऑनलाइन जब हो जाएगा तो पारदर्शिता आ जाएगी। 2006 के पहले पटना में नक्शा पास कराने की अथॉरिटी पीआरडीए के पास थी, लेकिन पारदर्शिता नहीं होने के कारण नक्शा पास कराने में दिक्कतें आने लगी। 2006 में पीआरडीए को डिसॉल्व करने की प्रक्रिया शुरू हो गई और पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में विलय हो गया। 2007 में म्युनिसिपल एक्ट बनाया गया जो सितंबर 2009 तक चला। इसमें नक्शा पास कराने की अथॉरिटी लिस्टेड आर्किटेक्ट को सौंप दी गई। इस दरमियान लगभग 4000 नक्शे को पास किया गया, जिसमें कई अवैध भवनों का भी निर्माण हुआ और बाद में पटना उच्च न्यायालय के द्वारा ऐसे अवैध भवनों के निर्माण पर कार्रवाई के आदेश दिए गए। फिर 2007 से वास्तुविदों ने नक्शा पास करना शुरू किया। ये एक तरह से था कि पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या पीआरडीए डिसॉल्व का 50 काउंटर खुल गया। पहले क्या था कि एक डायरेक्टर, 3-4 इंजीनियर, उन्हीं के मार्फत से पूरे पटना का नक्शा पास होता था। अब क्या हुआ, जैसे 50 या 51 वास्तुविदों को पहली बार इम्पैनल किया गया, तो अब 50 जगह नक्शा पास होने लगा। तो नेचुरल है कि जहाँ पर साल में 300-400 होता था, यू कैन मल्टीप्लाई इट बाई 50। जैसे अगर पीआरडीए एक साल में 300 नक्शा पास करता था, तो 50 मिलके कम से कम 1500 करेंगे। तो आप 2007 से 2012 तक जब देखिएगा तो अमूमन 4000 नक्शा पास हुआ होगा। लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए कि 2009 से 2011-12 के बीच में ना ही वास्तुविदों ने रिपोर्ट दिया कि उन्होंने जो सैंक्शन किया था उस बिल्डिंग का कार्य उस सैंक्शन मैप के अनुसार हो रहा है या नहीं, ना ही म्युनिसिपल बॉडी के निगरानी विभाग ने जाकर जांच किया। तो वही एक समय था जब अनधिकृत बिल्डिंग्स बनने लगे। 12 दिसंबर 2012 के बाद 11 मीटर से ऊपर की बिल्डिंगों का नक्शा पास कराना बंद कर दिया गया। 2.5 वर्षों तक लगभग ये चलता रहा। इसके बाद 2014 में जब नया बायलॉज आया, उस वक्त ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि इस समस्या से समाधान मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी इस समस्या का समाधान हो न सका। तो इसके विषय में और भी जानकारी आपको देंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि मास्टर प्लान के बिना बायलॉज किस तरीके से बेईमानी है। इससे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आम आदमी को। बायलॉज नहीं पास होने से नक्शा पास नहीं हो रहा और नक्शा नहीं पास होने की वजह से लोन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से आम आदमी घर नहीं खरीद पाता है, घर नहीं बना पाता है और इसके साथ ही कई बड़े प्रोजेक्ट्स भी इसकी वजह से रुके पड़े हैं। भवन निर्माण इंडस्ट्री में तेजी लाने की दिशा में सरकारी प्रयास सराहनीय है, पर मास्टर प्लान के अस्तित्व में नहीं आने से व्यवहारिक रूप से नक्शा पास कराने की प्रक्रिया में अभी भी पेच है।
बिहार बिल्डिंग बायलॉज 2014 में ओल्ड एरिया और न्यू एरिया के लिए अलग अलग प्रावधान है, जबकि मास्टर प्लान नहीं होने की वजह से ये तय कर पाना कठिन है कि किसे ओल्ड और किसे न्यू एरिया माना जाए। बायलॉज में कुछ चीज़ें तो नए मास्टर प्लान पे आधारित है और मास्टर प्लान आया नहीं, तो ये पता ही नहीं है कि न्यू एरिया कहाँ से कहाँ तक आप उसको नोटिफाई कर रहे हैं, या मास्टर प्लान में कहाँ से कहाँ तक का न्यू एरिया बता रहा है, कहाँ तक वो ओल्ड एरिया बता रहा है, तो किस नियम के आधार पर चलेगा। आज आप कोई ज़मीन लेके जा रहे हैं, वो ज़मीन हो सकता है कि आप पुराने हिसाब से मान के चल रहे हो कि साहब ये रेसिडेंशियल है, हम इसमें घर बना सकते हैं। मास्टर प्लान में वो पता चलेगा कि वो तो ग्रीन लैंड उन्होंने घोषित कर दिया है, या उस पर दे दिया कि इस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, ये तो ओपन स्पेस रहेगा। तो जब तक मास्टर प्लान ही नहीं है आपका, तो आप उस नए बायलॉज की बात कहाँ से करेंगे? वो तो उस पर आधार कर रहा है। नक्शे पास की प्रक्रिया में एक वैधानिक अड़चन ये है, पटना के केस में या और बिहार के कई शहरों में मास्टर प्लान नहीं है, क्योंकि बायलॉज में ये इंगित है कि आपका प्लॉट शहर के न्यू एरिया में पड़ता है या ओल्ड एरिया, नए शहर में या पुराने शहर में। अब उसको जब तक चिन्हित नहीं किया जाएगा मास्टर प्लान में, तब तक कौन सा बायलॉज उस पर एप्लीकेबल होगा ये जज करना बड़ा मुश्किल है। हालांकि हम लोग बेसिक देख लें, जहां आबादी बसी हुई है उसको ये मानकर ही हम लोग नक्शा तब तक फ़िलहाल जमा करें। हालांकि सरकारी सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि मास्टर प्लान की प्रक्रिया भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और शायद बहुत जल्द मास्टर प्लान भी आ जाए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। दूसरी बड़ी परेशानी नए बायलॉज के साथ ये है कि बिल्डिंग की ऊंचाई के लिए रोड की औसत चौड़ाई को मानक माना गया है, जबकि नगर निगम की ओर से रोड की औसत चौड़ाई को निर्धारित नहीं किया गया है। तीसरी दिक्कत नक्शा पास कराने की दिशा में है कि जमीन के आकार और सड़क की चौड़ाई के आधार पर भवनों की ऊंचाई नए बायलॉज के अनुसार 6.5 कट्ठे से कम जमीन पर 12 मीटर यानी G+3 से ऊंची बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती। जो मास्टर प्लान का एक गवर्नमेंट ने जब दिखाया था और उस पर सजेशंस मांगे गए थे, तो उस पूरे मास्टर प्लान में जो रोड की चौड़ाई है क्या तो 6 मीटर, 9 मीटर, 12 मीटर, 24 मीटर इस तरीके से है, जबकि बायलॉज यहाँ 6.10 मीटर बोल रहा है, 9.10 बोल रहा है, 12.20 मीटर बोल रहा है। तो आपस में ही विरोधाभास है। अब माना किसको जाए? मास्टर प्लान को माना जाए तो बायलॉज के हिसाब से आपको वो जो मानक तय किए गए हैं कि इतने रोड की चौड़ाई होगी तो हम इतना देंगे, हाइट बिल्डिंग आपको अलाउ करेंगे, तो वो तो फिर डिफीट हो जाता है और आपस में कंट्रोवर्सी होती है। और दूसरी बात, इसमें एवरेज रोड विड्थ की बात कही गई है, तो एक सड़क का एवरेज रोड विड्थ कौन तय करेगा? या हम अगर तय करते हैं तो क्या मान्य होगा, सर्वमान्य होगा, या अथॉरिटी को मान्य होगा? आप एक मकान बनाने जा रहे हैं और मान लेते कि 0.25 किलोमीटर लंबी आपकी सड़क है, तो क्या आप हर जगह नाप के उसको एक रोड विड्थ आप तय करेंगे? तय कर भी लिया तो मानेगा, इस बात की कोई गारंटी है कि सरकार मानेगी? इसके लिए तो ये होता कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से हर सड़क की लंबाई और उसकी एवरेज चौड़ाई उस सड़क के बाहर एक तख्ती लगा के नाम के साथ में वो डाल देती सर्वे करा के, तो उसको सरकार भी मानती और हम भी मानते, हमें कोई आपत्ति नहीं। और जनता को पता भी होता कि हम ये इस सड़क पे ये ज़मीन अगर लेने जा रहे हैं तो हमको कितना बनेगा, कितना हाइट का मिलेगा। तो यहाँ तो कन्फ्यूजन इतना पैदा कर दिया गया है नियम कानून के चक्कर में कि सरकार आज खुद ही कंफ्यूज है और उसी कंफ्यूजन में वो पास भी नहीं कर पा रही है। नक्शा और बायलॉज को लेकर कई तरह के कंफ्यूजन बरकरार हैं और उनमें अहम है 2.5 कट्ठे के प्लॉट पर बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने की छूट, जबकि तथ्य बिल्कुल अलग है। निगम ने इस संदर्भ में केवल ये कहा है कि 2.5 कट्ठा पर मकान बनाने वालों को नक्शा पास कराने के लिए केवल इंतजार नहीं करना है, नक्शा पास तो कराना मैंडेटरी है। नक्शा पास हुए बगैर बैंक हाउसिंग लोन भी स्वीकृत नहीं होगा। एक अवधारणा है कि 2 या 2.5 कट्ठे की ज़मीन पर आपको नक्शा पास कराने की ज़रूरत नहीं है। सनद रहे कि ये ऐसा क्लॉज ये है कि आपको नक्शा पास नहीं कराना है, लेकिन अगर आपको बैंकों के पास जाना है ऋण के लिए, जो उस
उतने क्षेत्रफल की भूमि जिन लोगों के पास है वो अमूमन बैंक के पास जाते हैं और उनको फिर वो अनुमोदित नक्शा चाहिए होता है, पास किया हुआ नक्शा चाहिए होता है। तो इसके लिए उन्हें जाना पड़ेगा और इसके लिए भी उन्हें पास नहीं कराना है लेकिन नक्शा बनवाना है और उसको जमा तो कराना ही है और उसके बाद आपको एक आवेदन देना है कि मैं कार्य शुरू करना चाह रहा हूँ। आपने नक्शा अक्षरशः एकदम बायलॉज के अनुरूप बनाया है, इसको वास्तुविद को या कंसर्न टेक्निकल पर्सन को यह आश्वस्त करना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद जुर्माना बिल्डर, लैंड ओनर और वास्तुविद ये सब लोग उसके घेरे में आ जाएंगे। हालांकि अवैध निर्माण पर रोक लगाने और नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को और भी पारदर्शी बनाने की हर संभव कोशिश हो रही है ताकि रियल एस्टेट का बाजार मंदी के दौर से बाहर निकल सके। बस जरूरी है जल्द से जल्द मास्टर प्लान को लागू कर उसे अमल में लाने की ताकि शहर सुव्यवस्थित बच सके। तो दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि मास्टर प्लान के बिना बायलॉज किस तरीके से बेमानी है। इसकी वजह से रियल एस्टेट मास्टर प्लान और बायलॉज के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है और विकास अवरुद्ध है। जरूरत इस बात की है कि नया मास्टर प्लान लाया जाए ताकि विकास को रफ्तार मिल सके। तो आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है या फिर कोई जानकारी आप हमसे चाहते हैं तो लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है realbazaar.etv@gmail.com। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।